गाइस व्हाट्सअप। अच्छा, मैंने सोचा है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ सो दैट दिस हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द मॉक एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहला ही सवाल हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से 2023 का सवाल है, रिसेंट सवाल है बहुत। इसको पहले ट्राई करते देखते कि कैसे होता है रेडियो एक्टिविटी का सवाल। हमारे पास सबसे पहले द क्वेश्चन रीड्स प्लूटोनियम 238 इज़ अनस्टेबल एंड अंडरगोज अल्फा डीके। ओके, कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द डीके ऑफ प्लूटोनियम 238। ओ लेवल्स में आपने ज़रूर सीख कर आए थे कि भाई जब भी अल्फ़ा डीके होता है तो ऊपर वाला नंबर 4 कम होता है और नीचे वाला नंबर 2 कम होता है। सो इसका मतलब है द टॉप नंबर इज़ गोइंग टू रिड्यूस बाय 4 एंड द बॉटम नंबर इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस बाय 2। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 234 and this is going to be 92. Okay, so far so good. And then alpha particle, the nuclide notation for the alpha particle is going to be 42. और सिंपल सा सवाल, मुश्किल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर ये कहता है the power source in a space probe contains 0.874 kg of plutonium 238. Okay, so this is the amount of plutonium that we have on the space probe. Each nucleus of plutonium 238 that decays emits 5.59 mega electron volts of energy, right? अच्छा, यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, सही है। The half-life of plutonium 238 is 87.7 years. So this is an important parameter that is provided to us, which is the half-life, right? Calculate the initial number nuclei of plutonium 238 in the power source. Okay, so plutonium 238 is the one that we need to deal with. देखो, अब सबसे पहली बात है कि अगर प्लूटोनियम है मेरे पास, जिसका हमारे पास कोड होता है PU 238 और नीचे वाला नंबर हमारे पास है 94, यहाँ तक तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनना, अल्टीमेटली अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है, ऊपर वाला नंबर अगर 238 है, आप याद करो फ्रॉम योर केमिस्ट्री कोर्स कि अगर 238 ग्राम्स में ले आऊँ, अपने पास रख दूँ सामने, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 1 मोल, राइट? सो हाउ अबाउट दिस कि 238 grams must be equal to 1 mole, and 1 mole itself has 6.02 into 10 raised to power 23 nuclei. सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए हम लोग, दैट इज़ ओके, सही है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब मेरे पास कितना गिवन है 0.874, सो 0.874 kg है, तो इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट करते तो ये 874 ग्राम्स हो जाएगा। सो 874 ग्राम्स मस्ट बी इक्वल टू, पूरा इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x number of nuclei. So let's just find it out. It's a simple calculation, so I'm just going to be doing this directly on the calculator, and this is going to be 874 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23, and then I'm just going to divide this by 238. So let's just pull this off. So x number of nuclei is equal to x number of nuclei is equal to 2.21 into 10 raised to power 24, right? So there we have it. This is the value that we were looking for. So initial number हमारे पास आ रहा है 2.21 into 10 raised to power 24. You may want to verify it yourself, ठीक है। मैं तो ज़ाहिर सी बात है एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ, but I would want you to perform this calculation on your own so that you understand how things move. फिर उसके बाद हमारे पास सवाल कहता है कि डिटर्मिन द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सोर्स। अब इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सोर्स के लिए हमारे पास रिलेशनशिप है, एक्टिविटी इज इक्वल टू n लैम्डा होता है फॉर्मूला। अब मैंने आप लोगों को करवाया था बहुत अच्छे तरीके से कि यही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप वीडियोस में भी चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें तो लैम्डा पहले निकालना होगा। लैम्डा इज़ द डीके कांस्टेंट, तो इसको मैं लिखता हूँ कि भाई दिस इज़ द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और लैम्डा जो होता है दैट इज़ गोइंग टू बी हमारे पास ln2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास इसकी हाफ लाइफ कितनी है 87.7 ईयर्स। सो 87.7 ईयर्स, राइट? लेकिन मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि एक्टिविटी बैकरल्स में ही निकालना चाह रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है।
तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंस ये ईयर्स लिखा हुआ था यहाँ पर, अगर यहाँ पे मेरे पास ईयर्स लिखा हुआ है तो इस ईयर्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसके अंदर सेकंड्स के अंदर. सो लेट्स डू दैट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी ईयर्स हो गया, तो एक साल में 365 डेज होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 24 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3600. तो अभी मेरे पास जो लैम्डा आएगा वो पर सेकंड आएगा, और इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि एक्टिविटी डायरेक्टली पर सेकंड आए मेरे पास. सो एक्टिविटी इज़ इक्वल टू एन नॉट. कितना हमारे पास है, जो शुरू में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो थे 2.21 इंटू 10⁻24, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय, थोड़ा सा पेन जो है ना इसको थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ओके. सो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स में इसको कर रहा हूँ ln2 डिवाइडेड बाय 87.7 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट्स के अंदर ही मैं इसको पूरे को करूँगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 365 multiplied by 24 multiplied by 3600. So yeah, so I think that is okay. Now let's just pull off this calculation and see what the activity really is. So I'm assuming कि मेरे पास पिछला वाला आंसर पूरा का पूरा स्टोर्ड है, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा है, पहले हमारे पास इसको फ्रैक्शन मोड में कर लेते हैं. ln कितना है, ln2, और फिर उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है 87.7 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस ब्रैकेट. सो मेरे पास जो इनिशियल एक्टिविटी आ रही है वो आ रही है 5.54 इंटू 10⁻14. ठीक है, एक्टिविटी आ रही है. इसका जो यूनिट आ रहा है वो रियलिस्टिकली पर सेकंड आ रहा है, पर सेकंड, या और इसको मैं बैकरल्स भी लिख सकता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी इन बैकरल्स. ठीक है, तो पर सेकंड या बैकरल्स मैंने कर दिया ये वाला सवाल आपके लिए. अच्छा, फिर ये कह रहा है यूज़ योर आंसर इन B2. सो ओके, द प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट था, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से यार, इसको इधर ले आते हैं. यूज़ योर आंसर इन B2 to determine the initial power output from the source due to the decay of plutonium-238. Okay, let's see. एक्टिविटी ये रही मेरे पास. इसका मतलब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ डिकेज हो रहे हैं पर सेकेंड. ओके, सही है. तो ये पहली बात है, ये अच्छा हुआ जो मैंने इसको पहले ही पर सेकेंड कर लिया. मैं बताता हूँ क्यों. फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईच न्यूक्लियस, यहाँ पे लिखा हुआ है, each nucleus of plutonium-238 that decays emits this amount of energy, 5.59 mega electron volt. Okay, 5.59 mega electron volt. तो मुझे इसका इनिशियल पावर आउटपुट मिल गया. सो मैं एक काम कर सकता हूँ. सो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ उधर, टोटल नंबर ऑफ decays, total number of decays per second is equal to 5.54 into 10⁻14, और एक डीके जो है हमारे पास, सो टोटल पावर must be equal to 5.54 into 10⁻14 multiplied by कितना था, 5.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 5.59 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा का मतलब है 10⁻6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻−13 हो जाएगा ये. ठीक है, बी केयरफुल. तो ये हो गया, मैंने इसको भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया. आप वेरीफाई करके देख सकते हो. तो इसको मैंने जूल्स में भी लिया है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू भी पर सेकंड थी, तो ये वाली वैल्यू भी पूरी पर सेकंड हो गई. अब मुझे एक बात बताओ, पर 1 सेकंड लिख दूँ, पर 1 सेकंड लिख दूँ? अब सीधी सी बात है, आपके पास दिस इज़ द एनर्जी, और एंड एनर्जी पर यूनिट सेकंड is actually the power. So let's just calculate the total power. So 5.54 into 10⁻14 multiplied by 5.8 minutes multiplied by 5.59 multiplied by 1.6 into 10⁻−13
एंड दैट इज़ इट. सो मेरे पास जो टोटल पावर आउटपुट इसमें से आ रहा है उसको मैं लेट्स जस्ट कीप इट एट 3 सिग्निफिकेंट फिगर. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 495. सो 495 वॉट्स. यहाँ तक भी पहुँच गए हम लोग. ये भी हो गया सवाल सॉल्व, कोई मसला नहीं था इसमें. ठीक है, सो फार सो गुड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, फिर मुझे कहता है द स्पेस प्रोब विल कंटिन्यू टू फंक्शन अंटिल द पावर आउटपुट फ्रॉम द प्लूटोनियम in the source decreases to 65.3% of its initial value. Calculate the time in years for which the space probe will function. अच्छा, the power output. अब सीधी सी बात है, power output is actually dependent on activity, क्योंकि हमने अभी देखा था. So इसका मतलब है कि हमारे पास जो है हम लोग ये लिख सकते हैं पावर आउटपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली, बिकॉज अभी हमने देखा था कि मैंने इसको एक्टिविटी के साथ रिलेट किया. सो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्टिविटी जो है वो कम होकर हमारे पास 65.3 बचे. तो मैं एक काम, सिंपल सा काम कर सकता हूँ. So A remaining is equal to A naught e raised to power minus lambda t. लेकिन years में बोला है, so we will have to be very careful again. So A over A naught and then A over A naught is equal to 65.3% divided by 100 कर लूँ इसको. सही है. तो ये हमारे पास आ रहा है रिमेनिंग, क्योंकि हमारे पास है इतना बच रहा है 65.3, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकता हूँ. सो लेट्स सी, 65.3 divided by 100 should be equal to e raised to power minus lambda. अब lambda को मैं पहले फिर से निकाल रहा हूँ. ln2 divided by years कितना था यार ये वाला, 87.7 years, क्योंकि मैंने तो पहले पर सेकंड निकाला हुआ था ना, तो इसलिए मैं इसको वापस से उसमें लिख रहा हूँ 87.7 years. और t हमें जो है टाइम जो हमें चाहिए था वो years में ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको डीके कांस्टेंट को भी years में ही रखा है. सो लेट्स जस्ट पुल ऑफ दिस कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशन को ज़ाहिर सी बात है पुल ऑफ करने के लिए यू विल हैव टू यूज़ अ कैलकुलेटर. ln लगाना पड़ेगा आपको. मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ. ln लगाया लेफ़्ट साइड पे, ब्रैकेट्स में मैं लिख रहा हूँ 65.3 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट को क्लोज़ किया. सही है. और उसके बाद जो है मेरे पास इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 87.7, यहाँ तक भी पहुँच गए. डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा है -ln2, ताकि ये वैल्यू पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी. सो लेट्स जस्ट पुल दिस ऑफ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 53.9 years. 53.9 years, या मैं इसको राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट 54 years कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया. ये भी हो गया हमारे पास. सोफा सो गुड. एन ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स यूजेस एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ पोलोनियम 210. अच्छा, इस बार हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके ऑफ पोलोनियम 210 है हमारे पास. द आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ इतने ईयर्स. अच्छा, उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा थी, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है. ठीक है. The mass of the isotope needed for the same initial power output as in this is 3.37 grams. अच्छा, तो जो हमारे पास था, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था, जो 495 वाट आ रहे थे, वो बेसिकली आ रहा था हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी हमारे पास आ रही थी तकरीबन 874 ग्राम में से. तो ये तो हमारे पास इसका वेट कम है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है. Suggest one advantage and one disadvantage of using polonium 210 as the source of energy. अब सबसे पहली एडवांटेज ये है जो इसने लिखा हुआ है वो है लेस मास का. हमारे पास जो सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो लेस मास है इट गिव्स ऑफ मोर एनर्जी. लेस मास गिव्स ऑफ मोर एनर्जी, मोर एनर्जी. और इसका मतलब है कि हमारे पास ओवरऑल शिप का मास भी कम होगा. सो लेस वेट ऑफ द शिप. वेल, इतने से ग्राम से क्या फ़र्क पड़ेगा. लेस मास गिव्स ऑफ मोर एनर्जी.
सो आई थिंक दैट मेक सेंस. उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा है कि ज़ाहिर सी बात है इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है. हाफ लाइफ इज़ टू स्मॉल. हाफ लाइफ इज़ half life is small, so it won't last. It will not last. In fact, it will not last for the duration of the trip. Not last for the duration of the trip. I think I should write it down. It should make sense. ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ छोटी है तो ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास. ज़ाहिर सी बात है इसका जो पावर आउटपुट होगा वो एकदम से गिरना स्टार्ट होगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ इसमें यह था कि लेस मास गिव्स ऑफ मोर एनर्जी हमारे पास. मतलब इन अ सेंस कि हमारे पास जो है जो लेस मास था इट गिव्स, तो हमारे पास अगर सेम मास होता तो वो बहुत ज़्यादा आउटपुट देता हमारे पास. लेकिन वही बात है ना कि हमारे पास जो एक सस्टेन लेवल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज हाफ लाइफ इज़ स्मॉल. सो दिस डज इट. सो दिस इज़ एन 11 मार्क क्वेश्चन दैट आई हैव डन फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया. Carbon 11 is radioactive and decays by beta positive emission to form boron 11. Carbon 11 has a half-life of 20 minutes. Boron 11 is stable. Define half-life. Okay, so half-life की definition मैं इधर जल्दी से लिख देता हूँ. मैंने लिखा है time taken for half of the nuclei of a radioactive isotope to decay. आप ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो फॉर इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस बाय हाफ, ये भी लिख सकते हो आप. खैर यहाँ तक तो हो गया. अब टेक्निकल क्वेश्चंस में मज़ा आता है. अ सैम्पल कंटेन्स N नॉट न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 11 एंड no other nuclei at time t is equal to 0. Okay, on figure sketch the variation with time to with t of the number of nuclei of boron 11 in the sample. अच्छा, boron 11 अभी बना नहीं है, बनेगा. सही है. तो हमारे पास इसके अंदर हाफ लाइफ 20 मिनट्स गिवन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ. हमारे पास जो होगा अभी हमें उल्टा कर्व बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बोरॉन बनेगा, अभी बना नहीं है क्योंकि इनिशियली अभी हमारे पास सिर्फ कार्बन पड़ा हुआ है. अब 20 मिनट्स के अंदर इसकी हाफ लाइफ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ कार्बन होंगे वो आधे हो जाएंगे और आधे हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बोरॉन 11 बन जाएगा. सो लेट्स जस्ट गो ऑल द वे एंड पुट दीज क्रॉसेस ओवर हियर. एक तो ये हो गया, इनिशियल 0 था, फिर उसके बाद जो है इसका भी आधा हो जाएगा. एक मेंटली मैं इसको आधा आधा करता जा रहा हूँ और फिर 20 मिनट्स के बाद फिर आई थिंक इसके बाद जो है 3 थे तो इसके बीच में आ जाएगा, एक ये क्रॉस आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट ड्रॉ लाइन, स्मूथ लाइन. सो ये मेरे पास लाइन तो है, मैं इसको जो है स्मूथ कर सकता हूँ, अभी मैं करूँगा इसको. सो लेट्स जस्ट ब्रिंग इट ओवर हेयर एंड लेट्स जस्ट ब्रिंग इट ओवर हेयर. वेल, आपके पास ये टूल्स नहीं होंगे, मेरे पास तो हैं. सही है. सो देयर वी हैव इट. दिस इज़ अ स्मूथ लाइन. ठीक है. Or I think that makes sense. Explain with reference to the random nature of radioactive decay why the activity of the carbon 11 sample in B decreases with time. Explain with reference to the random nature of radioactive decay why the activity of the carbon 11 sample in B decreases with time. Okay, तो बनाते हैं. Probability of decay for all undecayed nuclei. And activity is directly proportional to the number of nuclei. So fewer undecayed nuclei means fewer will decay, so less activity. ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास अनडिकेड न्यूक्लियाई कम हो गए तो कम चीज़ें कम डिके होगा, कम न्यूक्लियर डिके होंगे तो एक्टिविटी हमारे पास कम हो जाएगी. सो दिस इज़ द सैम्पल आंसर. उसके बाद भी मैंने दूसरा वाला भी मैंने बना दिया आपके लिए. वो ये कह रहा है, स्टेट विद द रीजन वेदर द रेडिएशन डिटेक्टर प्लेस्ड नियर टू द सैम्पल ऑफ कार्बन 11 इंडिकेट्स अ मेजर्ड काउंट रेट. हमारे पास ये कहता है स्टेट विद रीजन वेदर अ रेडिएशन डिटेक्टर प्लेस्ड नियर टू द सैम्पल ऑफ कार्बन 11 indicates a measured count rate from the sample that is less than the same
और ग्रेटर देन दी सैम्पल द एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल। अब सबसे पहली बात है यार, एक बात तो फैक्ट है, एक्टिविटी में जो हमारे पास डिकेज हो रहे होते हैं वो ऑल डायरेक्शंस में हो रहे होते हैं, अग्रीड। और हमारे पास अगर हमने कोई गाइगर काउंटर या कोई भी डिटेक्टर रखा हुआ है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ होगा, तो सारे उसमें पार्टिकल्स तो कभी नहीं आएंगे उसके अंदर। तो मैंने यही लिखा है कि सैम्पल एमिट्स रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस बट डिटेक्टर ओनली कैप्चर्स एमिशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल डायरेक्शन। सम पार्टिकल्स, ज़ाहिर सी बात है, सम पार्टिकल्स नेवर रीच द डिटेक्टर, सो काउंट रेट इज लेस देन एक्टिविटी। सही है। सो मैंने ये वाला आपके लिए आंसर बना दिया, सो यू कैन रीड दिस। और इन दोनों क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ो, इन दोनों को मेमोराइज करो, इनके वर्डिंग्स को बिल्कुल जो है ना अपने दिमाग में डाल दो, पॉज कर लो, इस पर लिख भी लो एक दफ़ा, 2-3 दफ़ा अपनी। फिर अच्छी इंग्लिश में इसको अच्छा बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। एनीवेज आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड नाउ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, figure shows the lowest 4 energy levels of an electron in an isolated atom. Okay, so 4 हमारे पास lowest levels given है हमारे पास, और increasing energy ऊपर की तरफ है, so we can see that. Figure 8.2 shows the lines in the emission spectrum of the atom that corresponds to the transition of electron from N3 to N1. अच्छा, एक हमारे पास है, पहले मैं इसमें बना ही लेता हूँ। एक N3 to N1 है ट्रांसिशन। ओह माय गॉड, इसको सेलेक्ट करना था मुझे। N3 to N1 हमारे पास एक ट्रांसिशन है। ओके, यहाँ तक भी पहुँच गए। और फिर हमारे पास है N4 to N1। अच्छा, N4 to N1, ठीक है, ये दो तो हमारे पास गिवन है। अब एक चीज़ का हम लोग हिसाब लगा लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर N4 से N1 आ रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जो हमारे पास फोटोन निकलेगा ऐसे ही होगा। सो इसका मतलब है कि ये वाला जो है, ये जो राइट वाला है, ये वाला होगा 4 to 1। मैंने इसके साथ लिख दिया, मतलब 4 से लेकर 1 तक गिरा है। और ये वाला जो है 3 to 1 है, ठीक है, यहाँ तक तुम लोग पहुँच गए। ये मैंने इन्फॉर्मेशन अपने लिए बना ली है, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है अगर जो N4 से N1 पे गिर रहा होगा इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, सो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर वेवलेंथ, सॉरी लोअर वेवलेंथ, और वी कैन से हायर फ्रीक्वेंसी, राइट, गॉट इट। सो ये तो हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज राइट साइड पे हो रही है, सो इसका मतलब है 4 to 1 वाला जो है वो राइट वाली लाइन होगी। Explain with reference to photon why there is a single frequency of electromagnetic radiation that corresponds to each of these transitions. Let me write an answer for this. What do you think? Transition of electron back to ground state emits a single photon. जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अगर ये नीचे की तरफ आके गिरा तो एक ही फोटोन हमारे पास निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक भी बात क्लियर है। मैंने ये चीज़ लिखा है, ट्रांसिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक टू ग्राउंड स्टेट एमिट्स अ सिंगल फोटोन। अच्छा, दूसरी बात है कि जब फोटोन निकलता है तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू HF के बराबर होती है, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। सही है। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ फोटोन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ फोटोन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल, यानी जो मेरे पास जो सिंगल फोटोन निकला है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो जो फोटोन की है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल। जैसे कि मैंने अभी बताया था इधर थोड़ी देर पहले ही कि भाई इधर से इधर तक की फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास ज़्यादा आएगी और इधर से इधर तक की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कम आएगी। सो यू कैन सी दैट, ठीक है। सो ये आंसर आपके पास स्टैंडर्ड आंसर है। इसको जब तक लिखोगे नहीं, इस स्टेटमेंट को जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। प्लीज़ पॉज करके इसको लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ करो, चुपचाप करो भाई। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे बोलता है कि ऑन फिगर 8.2 ड्रॉ अ लाइन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांसिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 to N1, लेबल दिस लाइन A। अच्छा, लेट्स सी, N2 to N1। अब मेरे पास एक लाइन है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाना चाह रहा था। एक है N2 to N1
ज़ाहिर सी बात है, अब इसकी अगर हमारे पास एनर्जी कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब है। और दूसरी बात है कि इसमें इन दोनों में तो एनर्जी डिफरेंस छोटा सा था, यू कैन सी दैट। पिछले वाले केस में इनमें एनर्जी डिफरेंस छोटा सा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब है लाइन थोड़ी पीछे आएगी। यानी हमारे पास एक लाइन मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, हाउ अबाउट दैट, और लेबल दिस लाइन ए, लेट्स जस्ट कॉल इट ए। ये भी मैंने कर दिया, 2 मार्क का था क्योंकि 2 चीज़ें इसमें आई थी, ठीक है। On figure, draw a line that corresponds to the transition of electron from N3 to N2. अच्छा, N3 to N2। अब N3 to N2 की अगर हम लोग बात करें, N3 to N2, N3 to N2, अब इसकी एनर्जी इस वाले से भी कम है। अगर इसकी एनर्जी मेरे पास इस वाले से भी कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो और छोटी होगी, और डिफरेंस तकरीबन इसका आधा है। तो हमारे पास हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक अपनी मर्ज़ी से एक लाइन और थोड़ी पीछे से बना लेते हैं। लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस लाइन ओवर हियर। सो देयर यू हैव इट, दिस इज़ द वन, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट थोड़ा सा एक हिसाब लगा लें। पहले वाले का डिफरेंस बहुत छोटा था, फिर हमारे पास जो 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 लाइन आई थी उसका डिफरेंस जो था वो बहुत बड़ा था, और फिर अभी हमारे पास डिफरेंस कम है, तो इसके करीब करीब कहीं पे लाइन होगी, यहीं पे बना लेते हैं लाइन। सो देयर वी हैव इट, दिस इज़ वन, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइन एंड लेट्स जस्ट लेबल दिस। ये एक अंदाजे से बना रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइन बी हो गई है हमारे पास। सो देयर वी हैव इट, दिस इज़ द वन वी हैव डन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। आई थिंक आगे भी ये चल रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए इज़ एफ ए। अच्छा, हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइन ए कौन सी है यार, ये बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। लाइन ए के साथ हमारे पास है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ ए। मैं लिख देता हूँ इधर, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन एस एफ ए। और हमारे पास जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बी इज़ एफ बी। अच्छा, एफ बी भी लिख देते हैं इधर, जस्ट इन केस मैं लिख रहा हूँ। देखते हैं कि करना क्या है इसमें। द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट n इज़ इक्वल टू 1 इज़ एक्चुअली E1। यहाँ तक भी पहुँच गए, सही है। जो हमारे पास पहला लेवल है उसकी एनर्जी E1 है। Determine an expression in terms of Fa, Fb, E1 and the Planck's constant for the energy E3 of the energy level n is equal to 3। अच्छा जी, तो हमें निकालना है Fa, Fb और E और इसको प्लैंक्स कांस्टेंट में, और हमें N3 लेवल की एनर्जी निकालनी है। सो एनर्जी लेवल N3, सो E3 हमें निकालना है। और इन टर्म्स ऑफ दिस, तो पहले हम लोग E3 देखते हैं कि है कहाँ पर। E3 किसका है? N3 वाला है ना। E3 ऑफ द एनर्जी लेवल है N3। सो E3 के लिए मेरे पास सबसे पहले इसकी एनर्जी मिल जाएगी, ये तो एनर्जी डिफरेंस से आ गया। ये वाली भी एनर्जी मिल जाएगी मेरे को, ये मेरे पास है, अवेलेबल है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मुझे N3 तक पहुंचना है, इन दोनों की एनर्जी प्लस इस N1 की अपनी एनर्जी भी, तो एक एनर्जी लेवल होगा ना, जाहिर सी बात है इसकी भी एनर्जी होगी, वो प्लस दिस, दैट शुड बी इक्वल टू N3। तो हम लोग यही कर लेते हैं इसको। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये हो जाएगा, डायरेक्टली मैं इसको कर रहा हूँ। सो E3 मस्ट बी इक्वल टू E1 तो ज़रूर आएगा क्योंकि एनर्जी 1 के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास पता है कि E इज़ इक्वल टू HF होता है, तो इसका मतलब है HFA प्लस HFB। यहाँ तक भी पहुँच गए। अब इसमें से मैं प्लैंक्स कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं। सो देयरफॉर दिस इज़ गोइंग टू बी E3 इज़ इक्वल टू E1 प्लस H, और ये हो जाएगा FA प्लस FB। यहाँ तक हो गया। सो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गई है। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, ताकि 30 मिनट्स के अंदर आप आराम से इसको स्टडी भी कर लो और देख भी लो इन सवालों को। आई सेंड मोर क्वेश्चंस, अभी कल मैं और भेजूँगा आप लोगों को, तो ये अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइस, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।